ओ, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं हड़प्पन कल्चर। आर्कियोलॉजी में कल्चर का मीनिंग है अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया और फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन के हाउसेस, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स, और यही कल्चर भी होते हैं, जैसे सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स, बेक्ड ब्रिक्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहते हैं मैच्योर हड़प्पन कल्चर। circa 2600 से 1900 बीसी का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी आर्टिफैक्ट्स डेट किए गए हैं वो सब मैच्योर हड़प्पन कल्चर में आते हैं। इससे पहले था, इस टाइम से पहले, अर्ली हड़प्पन कल्चर, और इसके बाद के ऑब्जेक्ट्स हैं लेट हड़प्पन कल्चर, पर इनके बीच में था एक ब्रेक। तो अर्ली हड़प्पन कल्चर के बाद एक ब्रेक आया, मतलब उस टाइम के डिस्टिंक्ट पॉटरी, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म या क्राफ्ट, इनके एविडेंस मिलने कम हो गए। स्मॉल सेटलमेंट्स थी अर्ली कल्चर में और कोई लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थी। ब्रेक कैसे पता चला? लार्ज स्केल बर्निंग के एविडेंस और अबेंडनमेंट। और इस टाइम के जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू, गुजरात, इन सब जगहों से मिले हैं। अगला टॉपिक सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज या डाइट। हड़प्पा के लोग क्या खाते थे? तो इसमें मेन दो पॉइंट है पहले, प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। प्लांट प्रोडक्ट्स में आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस, तो उन्हें एविडेंस मिले हैं चार्ड ग्रेन्स और सीड्स, मतलब भुना हुआ अनाज। वीट, बार्ले, लेंटिल्स, चिकपीस, मिलेट्स, राइस। मिलेट्स गुजरात से और राइस रेयरली मिले हैं। फिर एनिमल बोन्स भी मिली हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में है कैटल, जैसे शीप, गोट, बफेलो और पिग की बोन्स। वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, बियर, डियर, घड़ियाल, पर ये पक्का नहीं है कि ये लोग खुद हंट करते थे या फिर दूसरी हंटिंग कम्युनिटीज से ट्रेड करते थे। साथ ही साथ फिश और फाउल की बोन भी मिली हैं। तो सब्सिस्टेंस डाइट पे या सब्सिस्टेंस पे क्वेश्चन आए तो प्लांट्स, चार्ड ग्रेन्स, सीड्स, वीट, बार्ले एटसेट्रा। एनिमल में डोमेस्टिकेटेड कैटल, पिग की बोन्स। वाइल्ड, बियर, डियर, घड़ियाल या हंट। और फिश एंड फाउल। ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब अगला टॉपिक, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। BPFCWD। बी से बुल, बुल के फिगर्स मिले हैं उनके सील्स पे। अगला पी से प्लो मॉडल्स भी मिले हैं, चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है और बनावली हरियाणा में है। चोलिस्तान और बनावली से प्लो मॉडल्स। कालीबंगन राजस्थान में है, वहाँ से तो प्लॉट फील्ड के एविडेंस मिले हैं, प्लॉट फील्ड कालीबंगन में। और राइट एंगल पे उसमें दो फरोज हैं, इसका मतलब है कि उस फील्ड में दो डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती थी। और ये एविडेंस अर्ली हड़प्पन कल्चर का है, मतलब 2600 बीसी से पहले भी वो लोग फील्ड को प्लो करते थे और दो क्रॉप्स उगाते थे एक ही फील्ड में। शोरतुगाई में कैनल्स मिली हैं, क्योंकि वो सेमिड एरिड एरिया था पूरे हड़प्पा के आसपास का, इसलिए वहाँ इरिगेशन की ज़रूरत थी, ज़्यादा बारिश नहीं होती थी। तो शोरतुगाई अफगानिस्तान में एक साइट है, वहाँ पे कैनल्स मिली हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जगह पे भी कैनल्स थी, पर वो बहुत टाइम पहले सिल्ट हो गई, उनमें रेत भर गई और वो बंद हो गई, इसकी वजह से एविडेंस नहीं मिला। और एक और पॉसिबिलिटी है कि बाकी एरियाज में लोग वेल्स यूज़ करते थे इरिगेशन के लिए। धोलावीरा गुजरात में है, वहाँ पे वाटर रिजर्वायर भी मिला है। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बुल, प्लोड मॉडल्स चोलिस्तान बनावली, प्लोड फील्ड राइट एंगल फरोज कालीबंगन, कैनाल्स शॉर्टुगाई, वेल्स, धोलावीरा में वाटर रिजर्वायर BPFCWD। इसके साथ एक बॉक्स में था, अर्नेस्ट मकाय आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनकी बुक है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहेंजोदारो। अर्नेस्ट मकाय, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहेंजोदारो। तो एक सैडल कॉइन मिला है, मतलब सैडल की शेप की चक्की जैसा, इस शेप का।
और उसके ऊपर एक पत्थर जिससे अनाज कूटा जाता है उसमें। तो ये ग्राइंडिंग इक्विपमेंट है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ होता था, पर ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या पर्पस है इसका। इसमें एक हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक है सैंडस्टोन का। साइंस ऑफ हार्ड यूसेज, कॉन्वेक्स बेस है ऐसा, ताकि वो मिट्टी में आराम से रख पाएँ और ऊपर से कूट पाएँ। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो स्मॉल स्टोन है जो पुश्ड या रोल होता है, ये पत्थर ग्रेन को पीसने के लिए, और दूसरा सेकंड स्टोन पाउंडर, लार्ज कैविटी नेदर स्टोन, ये वाला स्टोन जो है ये हर्ब स्पाइसेज या करीज के लिए यूज़ होता है, इसे करी स्टोन भी कहते हैं। अब ये प्रेजेंट डे एनालॉजी मतलब हमें पता नहीं ऑब्जेक्ट देख के कि वो क्या पर्पस था, पर क्योंकि आज हम इस शेप के ऑब्जेक्ट्स ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि पहले के लोग भी इसी के लिए यूज़ करते हों। पहली साइट डिस्कवर होने वाली थी हड़प्पा, पर बाद में सबसे फेमस हुई मोहनजोदाड़ो। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट यूनिक फीचर है अर्बन सेंटर्स, और मोहनजोदाड़ो है एक प्लान सिटी। मोहनजोदाड़ो का टोटल एरिया है 125 हेक्टेयर्स। अब क्वेश्चन आएगा मोहनजोदाड़ो प्लान सिटी या डिस्क्राइब अर्बन प्लानिंग इन हड़प्पा, तो उसका ये आंसर है GDP LPG BWC। पहले जो सिटी था उसके दो सेक्शन है, एक है साइटाडेल और लोअर टाउन। साइटाडेल प्लेटफॉर्म पे बना है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, हाइट देने के लिए उसे वॉल्ड है, और लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेटेड है, स्मॉलर या हायर, स्मॉलर और हायर है। लोअर टाउन लार्जर है और लोअर है, ये भी वॉल्ड है। इसकी कुछ बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन पे बनी है, और यहाँ पे इतना बड़ा है यह कि लेबर मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। कैलकुलेट करा गया है कि लगभग 4 मिलियन लेबर डेज थे, इतना सारा लेबर चाहिए था इस टाउन को बनाने के लिए। प्लेटफॉर्म्स पे बिल्डिंग बनाई गई हैं, इसका मतलब है कि बिल्डिंग बनाने से पहले एरिया फिक्स करा गया, पहले सिटी प्लान करा गया। ब्रिक्स भी स्टैंडर्ड रेशियो की हैं 4:2:1। सनराइड या बेक्ड ब्रिक्स हैं, और सारी हड़प्पन सेटलमेंट्स में, हड़प्पा के सारे शहरों में, गुजरात से लेके ये कश्मीर तक 4:2:1 का रेशियो है ब्रिक्स का। ड्रेनेज सिस्टम, रोड्स और स्ट्रीट्स ग्रिड में अरेंज्ड हैं ताकि ड्रेन प्लान करी जाए। पहले स्ट्रीट ड्रेन बनती थी, उसके बाद घर बनते थे। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए हर घर की कम से कम एक दीवार ड्रेन से कनेक्टेड होती थी। फिर वही मकाई की एक और बुक है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। इसमें उन्होंने कहा है कि एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन्स। ये मोस्ट कंप्लीट एंशियंट सिस्टम है और वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी है। वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी था कि जो नाली साफ होने के बाद कचरा था वो हमेशा बाहर फेंका नहीं जाता था, और कभी कभी साइड में इकट्ठा हो जाता था, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प हुई है। लोथल एक और शहर है सिविलाइजेशन का, उसमें हाउसेस तो बने हैं मड ब्रिक्स के, पर ड्रेन्स बनी है बर्न्ड ब्रिक्स की, मतलब ड्रेन्स हाउसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लोअर टाउन में जो कि रेसिडेंशियल एरिया था, हर घर में एक कोर्टयार्ड, उसके आसपास रूम्स। कोर्टयार्ड यूज़ होता था कुकिंग या वीविंग के लिए, सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ था। फिर प्राइवेसी की इम्पोर्टेंस, ग्राउंड लेवल पे विंडोज़ नहीं थी, और मेन एंट्रेंस से अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं दिखता था। एवरी हाउस हैड देयर ओन बाथरूम, जिस ब्रिक्स और ड्रेन्स के साथ। स्टेयरकेस भी मिले हैं सेकंड फ्लोर तक जाने के, मतलब सेकंड स्टोरी बिल्डिंग्स भी होती थी। और ज़्यादातर घर में वेल हैं, जो कि बाहर के लोग पासर वाइज आराम से रीच कर सकते थे और पानी ले सकते थे। और मोहनजोदाड़ो में टोटल 700 वेल्स मिली हैं ऐसी। साइटाडेल, साइटाडेल होता है स्मॉल वेस्टर्न पार्ट, और लार्ज ईस्टर्न पार्ट हो जाता है वो लोअर टाउन। तो ये साइटाडेल है, पर ये थोड़ी हाइट पे बना है, ये छोटा है, और ये लोअर टाउन है, ये नीचे बना है पर ये बड़ा है। धोलावीरा और लोथल में एंटायर सेटलमेंट फोर्टिफाइड है,
बस बीच बीच के सेक्शंस से वॉल से सेपरेटेड हैं। और लोथल में साइटाडेल वॉल तो नहीं है पर हाइट पे बना हुआ है। बाकी सब जगहों पे साइटाडेल भी वॉल्ड होता है। साइटाडेल में है स्पेशल पब्लिक पर्पस स्ट्रक्चर्स। मोइंजोदाड़ो में एक वेयर हाउस भी मिला है। लोअर तो ब्रिक का बना है तो वो सरवाइव कर गया, पर ऊपर हो सकता है लकड़ी का बना हो जो अब उसके एविडेंस नहीं है। साथ ही ग्रेट बाथ, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक, कोर्ट यार्ड से सराउंडेड है। कॉरिडोर्स हैं कोर्ट यार्ड में। नॉर्थ और साउथ पे 2 स्टेप्स हैं अंदर जाने के लिए। वाटर टाइट फ्लोर है इसका, ब्रिक और मोर्टार जिप्सम का बना हुआ। रूम्स ऑन 3 साइड्स। 1 लार्ज वेल। वाटर टैंक कनेक्टेड विद ह्यूज ड्रेन। नॉर्थ लेन में एक बिल्डिंग है जिसमें 8 बाथरूम्स हैं, उनकी भी ड्रेन्स कनेक्टेड हैं इसी से। इसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया है, क्या ये एक रिचुअल बात था? तो ये GTP-LPG से देखें। G से ग्रिड, P से कर लेते हैं प्लेटफॉर्म, D से ड्रेनेज, L से लोअर टाउन, फिर P से प्राइवेसी, B से ब्रिक स्टैंडर्ड रेशियो में, W से कर लेते हैं वॉल्स, C से साइटाडेल। और सारे पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं, पर ये कितने हो गए? 9 हो गए, बहुत ना। सोशल डिफरेंसेस, BLUG। आर्कियोलॉजिस्ट सोशल डिफरेंसेस स्टडी करने के मेन 2 तरीके हैं। पहला है बेरियल स्टडी करना, जब लोगों को दफनाते हैं तो उसमें हमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो वहाँ के लोग पिट्स में दफनाते थे। कुछ पिट्स तो हॉलोड आउट स्पेसेस हैं सिर्फ, और आसपास कोई लाइन नहीं है, पर कुछ पिट्स में आसपास ब्रिक्स की लाइन है। तो ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि कौन अपनी बेरियल पे ब्रिक्स की लाइन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा। सम ऑल्सो हैव पॉटरी, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी। तो हो सकता है कि आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हों कि ज्वेलरी रख रहे हैं। एक मेल स्कल के साथ 3 शेल रिंग्स, एक जेस्पर बीड और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिली हैं। ये पूरा एक ही इतना बड़ा ऑर्नामेंट था। कॉपर मिरर्स भी मिले हैं। पर ओवरऑल दे डिड नॉट बिलीव इन बेरिंग प्रीशियस थिंग्स। मतलब सोना चांदी ये सब इजिप्ट की तरह उन्होंने दफनाया नहीं है। दूसरा है लग्जरीज। आर्टिफैक्ट्स 2 तरह के होते हैं, लग्जरीज और यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन होते हैं डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स, मतलब कॉमन लोग भी आराम से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ये इजी टू मेक हैं, मटेरियल भी सस्ता यूज़ होता है, जैसे क्वेंस, पॉटरी, नीडल्स। ये पूरी सेटलमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं क्योंकि नॉर्मल लोग हर जगह रहते हैं। लग्जरीज वही होते हैं रेयर ऑब्जेक्ट्स, कॉस्टली या नॉन लोकल मटेरियल जो बाहर से आता है इसलिए बनाने में डिफ़िकल्ट है और महंगा है। इसमें आ जाते हैं पॉट्स ऑफ फायांस। क्योंकि ये बनाने में डिफ़िकल्ट है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, इसलिए ये प्रीशियस है, इसका प्राइस ज़्यादा है। तो ये बनता है फायांस ग्राउंड सैंड या सिलिका प्लस कलर प्लस गम और फिर फायर्ड। पर कुछ डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट जैसे कि स्पिंडल वूल्स कपड़ा बनाने में यूज़ होते हैं, ये भी फायांस जैसे रेयर मटेरियल से बने हैं। तो यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूज़न आता है कि नॉर्मल कॉमन चीज़ें भी महंगे ऑब्जेक्ट से बने हैं, पर ये फायांस और बाकी रेयर ऑब्जेक्ट सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी लार्ज सेटलमेंट्स में कंसंट्रेटेड हैं। कालीमंगन जैसी जगहों में तो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। तो मिनिएचर फायांस पॉट्स हो सकता है ये परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज़ होते हैं। गोल्ड ज्वेलरी भी मिली है, पर वो सिर्फ होर्ड्स में मिली है। होर्ड्स में वो सामान रखा जाता है जो कि केयरफुली रखा जाना चाहिए, कंटेनर्स या पॉट्स में। ज्वेलरी या रियूजेबल मेटल या मेटल वर्कर्स के लिए ये सब लोग अपना होर्ड करके, मतलब एक डब्बे में डाल के दफना दिया, फिर बाद में हमें 10-20 साल बाद ज़रूरत हो तब निकालेंगे, पर बाद में नहीं निकाला तो वो
अभी 4000 साल से पड़ा है और आज के दिन आर्कियोलॉजिस्ट से निकाल रहे हैं। तो गोल्ड सिर्फ होठ से ही मिला है, मतलब नॉर्मल डेली ऑब्जेक्ट्स या वगैरह एविडेंस में नहीं है, सिर्फ होट्स में। तो BLUG, बी से बैरियल, एल से लग्जरीज, यू से यूटिलिटेरियन और जी से गोल्ड। क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन की हमारी पहली साइट है चान्हो दारो। ये पाकिस्तान में है आज और इसका एरिया है 7 हेक्टेयर्स। तो हम देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो से कितनी छोटी है। यहाँ क्राफ्ट होती थी, बीड्स और शेल कटिंग भी होती थी, मेटल वर्क, सील, वेट मेकिंग। बीड्स किन की बनती थी? स्टोन्स जैसे कार्निलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट। मेटल्स जैसे गोल्ड, कॉपर, ब्रोंज। और बाकी ऑब्जेक्ट्स जैसे फायांस, टेराकोटा, शेल की भी। डेकोरेट कैसे होती थी ये? गोल्ड कैप्स, एक बीड मिली है जिसमें 2 स्टोन सीमेंटेड टुगेदर हैं। न्यूमरस शेप्स में, जैसे डिस्क शेप, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल, सेगमेंटेड। डेकोरेट कैसे हुई? इंसाइजिंग, पेंटिंग या डिज़ाइन से। तो अलग अलग मेटल्स में बनती थी, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग तरीके से डेकोरेट होती थी। टेक्निक्स बीड बनाने की, पहली है स्टीएटाइट माइक्रो बीड। स्टीएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, तो सॉफ्ट होता है तो उसका पाउडर के से एक पेस्ट बनता है, फिर उससे शेप्स में मोल्ड किया जाता है। पर स्टीएटाइट माइक्रो बीड बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को पजल करती है। स्टीएटाइट सॉफ्ट है इसलिए उसे मोल्ड करा जाता है, बाकी जो पत्थर जैसे क्रिस्टल वगैरह हार्ड होते हैं तो उन्हें जियोमेट्रिकल शेप्स में ऐसे करके कट करा जाता है। कार्नेलियन एक रेड कलर का मटेरियल होता है, वो ओरिजिनली तो येलो होता है पर उसे फायर करके रेड बना दिया जाता है। उसका प्रोसेस है, पहले नोड्यूल्स चिप्ड ऐसे ऐसे करके, फिर उन्हें एक रफ शेप दी गई, फिर फाइनल शेप दी गई। तो नोड्यूल चिप हुए ग्राइंडिंग से, ग्राइंडिंग के बाद उन्हें पॉलिश किया गया, फिर फाइनल उसमें उनमें एक ड्रिल करी गई ताकि उनकी बीट्स बन के एक माला में पिरोई जा सके। स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिली हैं चान्हो दारो, लोथल और धोलावीरा। ये इंपॉर्टेंट है। ड्रिल्स मिली हैं चान्हो दारो, लोथल और धोलावीरा से, CDL। दूसरी साइट है नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है आज। क्योंकि ये सी कोस्ट पे लोकेटेड हैं साइट्स, इसलिए इनके स्पेशल ऑब्जेक्ट्स हैं शेल, बैंगल्स, इन इनले और लेडल्स, मतलब चमचा। तो चान्होधारो, नागेश्वर, बालाकोट ये सब छोटी जगह थी। यहाँ से ले जाके फिनिश प्रोडक्ट्स लार्ज अर्बन सेंटर्स जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में ले जाए जाते थे। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन चान्होदारो में बीड्स की टेक्निक्स में स्टीएटाइट, कार्निलियन और ड्रिल्स। नागेश्वर बालाकोट में शेल ऑब्जेक्ट्स। अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई सेंटर्स? तो इसके मेन 4 तरीके हैं। ऋतु, RTUW, आर से रॉ मटेरियल। अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा जैसे शेल मिल रहे हैं या पत्थर मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल है, इसका मतलब वहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है। टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स वहीं मिलेंगे जहाँ पे सामान बन रहा हो। और वेस्ट मटेरियल है बेस्ट इंडिकेटर क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट का, क्योंकि स्टोन या शेल कट करके कुछ वेस्ट पीसेस तो निकलते थे। जो लार्ज पीस होते थे उन्हें तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता था, पर जो स्मॉल और वेस्ट होता था उसे वहीं पे फेंक दिया जाता था। इसका मतलब वो ज़मीन में दब गए और अब आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गए। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, हमें इसी सब से पता चला है ये सब।
प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, सामान लाने के क्या तरीके थे वहाँ तक, क्योंकि हर चीज़ तो वहाँ होता नहीं था, होती नहीं थी। लोकली तो क्ले मिल जाती थी, यानी मिट्टी। स्टोन, टिम्बर और मेटल्स बाहर से लाने पड़ते थे। तो इनकी स्ट्रेटजीज थी। पहली है सेटलमेंट्स। हड़प्पा वालों ने सेटलमेंट्स ही ऐसी लगाई थी कि वो रॉ मटेरियल के पास ही प्रोडक्शन साइट हो। जैसे हमने देखा नागेश्वर और बालाकोट में शेल ऑब्जेक्ट्स मिलते थे, वो कोस्ट पे थे, इसलिए वो सेटलमेंट ऐसे के बनाई गई यहाँ पे शेल मिले। शोरतुगाई में लेपिस lazuli मिलता था। और लोथल, लोथल से गुजरात और राजस्थान एक्सेस किया जा सकता था। तो भरूच गुजरात में कार्निलियन मिलता था मतलब। साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात में स्टीएटाइट, राजस्थान में मेटल्स। तो सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ? नागेश्वर, बालाकोट शेल, शोरतुगाई लेपिस lazuli, लोथल कार्निलियन, स्टीएटाइट मेटल। दूसरा तरीका रॉ मटेरियल्स लाने का, एक्सपेडिशंस, दूर देशों से लाना सामान। तो साउथ इंडिया से ये लोग गोल्ड ट्रेड कर लेते थे। खेतरी राजस्थान में है, वहाँ से कॉपर। खेतरी अपना एक अलग अलग कल्चर था, उसे कहते हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। यहाँ पे नॉन हड़प्पन पॉटरी मिली है और बहुत सारा कॉपर मिला है, इसलिए ये लोग हड़प्पा और आसपास के रीजन्स को कॉपर सप्लाई करते थे। तो कांटेक्ट विद लोकल कम्युनिटीज़ कैसे पता चला कि दूसरे एरिया में भी हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे कि स्टीएटाइट माइक्रो बीड्स। फिर एक और तरीका है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। डिस्टेंट लैंड्स, बहुत दूर विदेश में से ट्रेड करना या उनके साथ इंटरेक्ट करना। जैसे हम एक मैप बनाएं तो ये इंडिया, ये आ गया गल्फ एरिया। तो यहाँ पे है हड़प्पा, ओमान है यहाँ पे। ओमान में जो कॉपर मिला है उसमें निकल ट्रेसेस मिले हैं, और हड़प्पा के कॉपर में भी निकल ट्रेसेस मिले हैं। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन ओरिजिन था। साथ ही ओमान में एक हड़प्पन जार भी मिला है या वेसल। साथ ही ओमान में एक हड़प्पन जार भी मिला है, उस पर ब्लैक क्ले की कोटिंग है। हो सकता है कि इसमें लिक्विड कंटेंट एक्सचेंज करते हो कॉपर के साथ, क्योंकि क्ले की कोटिंग है ताकि लिक्विड लीक ना हो जाए। और ऐसे जार्स बहुत कई ओमानी साइट्स पे मिले हैं। फिर ये तो ओमान हो गया। अब इस एरिया में है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मगन से कॉपर लाने जाने की बात करी गई है, और मगन मतलब उस टाइम पे मगन कहते थे ओमान को। और मेसोपोटामिया के कॉपर में भी निकल ट्रेसेस हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस और बीड्स भी मिली हैं। और इनके टेक्स्ट में एक और जगह थी, वो थी डिलमुन। डिलमुन है बहरीन, बहरीन है लगभग इस जगह पे। और एक और जगह है मेलुहा। मेलुहा से उन्होंने लिखा है कि मेलुहा से कार्नेलियन, लेपिस lazuli, कॉपर, गोल्ड और वुड आते थे। तो हो सकता है कि मेलुहा हड़प्पा को ही कहते हों। इसका मतलब उस टाइम तक ये पूरे रीजन में ट्रेड चलती थी। उनके एक और मिथ में मेंशन किया गया है हाजा बर्ड। हाजा बर्ड डिस्क्रिप्शन से ऐसा लगता है कि पीकॉक हो, जो कि इंडिया में मिलता है। और लिखा है कि मेलुहा वॉज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स। और हड़प्पा में भी शिप्स और बोट्स सील्स पे मिले गए हैं। तो अब क्वेश्चन आए डिस्टेंट लैंड्स के साथ ट्रेड का। तो पहला पॉइंट, ओमान, ओमान से कॉपर, ओमान में मिला हड़प्पन जार। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मगन, मेलुहा दिलमुन, मिथ ऑफ हजाबर्ड और लैंड ऑफ सीफेरर्स। अगला टॉपिक, सील्स की इंपॉर्टेंस। क्योंकि हमने देखा हड़प्पा में कि हड़प्पा के एक डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वहाँ के ऐसे सील्स, जिस पे एनिमल मोटिव्स बने हैं और ऊपर साइंस में कुछ लिखा हुआ है। सील्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज होते थे।
बैग्स ऑफ गुड्स, बैग्स ऑफ गुड्स में नोट लगा के उनके ऊपर एक सील लगा दिया जाता था, ताकि ये इसका ये सिग्निफाई करता था कि अंदर का सामान इंटैक्ट है, टेम्पर नहीं करा गया है। और सील पे आइडेंटिटी ऑफ सेंडर भी लिखी रहती थी। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें अब तक स्क्रिप्ट तो समझ में आई नहीं है। तो सील्स में LGII, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, सील लग गई, लग गई। L से लॉन्ग डिस्टेंस, G से गुड्स, I से इंटैक्ट, फिर I से आइडेंटिटी। दूसरी अजीब चीज है हड़प्पा की वहाँ की स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है, अब तक अनडेसिफर्ड है, किसी को समझ ही नहीं आई लिखा क्या है। इसको हम याद कर सकते हैं SMS, ARSL, या जैसे भी करना हो। S से सील्स, हाँ सील तो सील है ही। सील में वन लाइन ऑफ राइटिंग ही है, सिर्फ एक लाइन ऑफ राइटिंग है, एक सेंटेंस छोटा सा लिखा हुआ है हर सील पे। हो सकता है कि नेम या फिर टाइटल होता हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट या अजीब चीज़ है इसके बारे में, एनिमल मोटिव्स, एनिमल्स के सिंबल्स बने हैं, तो ये भी हो सकता है कि इलिटरेट्स के लिए कम्युनिकेशन में हेल्प करते हो। और यहाँ के इंस्क्रिप्शंस बहुत ही शॉर्ट हैं, जो सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन है उसमें सिर्फ 26 साइंस हैं। और ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है लैंग्वेज स्क्रिप्ट, क्योंकि इसमें 375 से 400 साइंस हैं। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेट तो लगभग 26 के आसपास होते हैं, इतने सारे नहीं हो सकते। तो सिंबल्स जो हैं वो सिलेबल्स के लिए भी हो सकते हैं। और ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये हमें कैसे पता चला कि राइट साइड पे तो बहुत स्पेसिंग के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं, पर लेफ्ट आते ही वहाँ पे क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि पेज खत्म हो गया तो अब जल्दी जल्दी भरो। अब क्योंकि सील्स और इन अलग अलग जगह पे इतनी ज़्यादा राइटिंग मिली है, तो हो सकता है कि यहाँ की लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, कि वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे मिला है। जैसे सील्स, कॉपर टूल्स, जार रिम्स, टेराकोटा टैबलेट्स, कॉपर टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड, साइन बोर्ड्स, हर चीज़ पे हमें स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली है। पेरिशेबल मटेरियल में भी हो सकता है कि स्क्रिप्ट लिखी जाती हो, पर वो आज सर्वाइव नहीं करे। फिर एक और यूनिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है यहाँ का, वेट्स। तो वेट्स के एक्सचेंजेस स्टोन्स के होते थे, जैसे चर्ट कहते हैं। क्यूबिकल वेट्स होते थे, उन पे कोई मार्किंग नहीं होती नंबर्स वगैरह की। लोअर डिनोमिनेशन तो बाइनरी में होते थे, जैसे 1 2 4 8, मतलब 2 के मल्टीप्लिकेशन में। और जो हायर वेट्स थे वो डेसिमल में होते थे, जैसे 100 1000 10 की मल्टीप्लिकेशन में। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जिनके लिए बाइनरी बाइनरी यूज होता था वो थे ज्वेलरी या बीड्स। और मेटल स्केल पेन्स भी मिले हैं, मतलब तराजू भी मिले हैं हड़प्पा से। तो वेट्स में BC DC SM, बाइनरी, डेसिमल, क्यूबिकल, चर्ट, स्मॉल और मेटल स्केल पेन्स। एंशियंट अथॉरिटी, हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए गए, जैसे यूनिफॉर्मिटी, सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, पॉटरी। ज़्यादातर सारे जो फाइंड्स मिले हैं बहुत दूर दूर के एरिया से, सब सेम सेम है। ब्रिक्स भी स्टैंडर्ड रेशियो की हैं। और लोकेशंस, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे सेटलमेंट्स बनाई गई हैं, जहाँ से रॉ प्रोडक्ट्स को एक्सेस किया जा सके। लेबर ह्यूज स्केल पे मोबिलाइज करा गया है। तो ये सब एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई सिंगल स्टेट था वहाँ पे, एक रूलर, जिसकी वजह से इतनी यूनिफॉर्मिटी आई पूरी सिविलाइजेशन में। एविडेंस में पैलेसेस और किंग्स, पावर सेंटर कोई था इसका तो कोई आंसर है नहीं कि एक कैपिटल हो उस रीजन की। पर मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है जिसको पैलेस लेबल करा गया है, पर इसका भी कोई अच्छा एविडेंस नहीं है कि ये पैलेस ही था। प्रीस्ट किंग की स्टैचू मिली गई है। अब प्रीस्ट किंग क्यों कहा गया कि मेसोपोटामिया से भी सेम स्टैचू मिली है,
पर यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ पे इस प्रीस्ट किंग के पास कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस पावर थी या फिर नहीं। अब डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स होने के कारण बहुत सारी सिमिलैरिटी, स्टैंडर्ड ब्रिक्स और सेटलमेंट्स प्लान करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कोई सिंगल स्टेट हुआ हो। पर दूसरी थियरीज हैं कि यहाँ पे कोई रूलर था ही नहीं, सब लोग इक्वल थे, क्योंकि सोशल डिफरेंसेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले यहाँ। एक और हो सकता है कि यहाँ पे सेवरल रूलर्स थे, क्योंकि हर शहर में एक साइटाडेल है। पर सबसे प्लॉजिबल थियरी, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड यही है सिंगल स्टेट की, इन सब रीजन्स की वजह से। ये हैं UBSL, यूनिफॉर्मिटी, ब्रिक्स, स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट्स, लेबर। एंड ऑफ सिविलाइजेशन circa 1800 BC के अराउंड मैच्योर हड़प्पन साइट्स अबैंडन हो गई थी, जैसे चोलिस्तान एक्सेट्रा। न्यू सेटलमेंट्स आने लगी गुजरात, हरियाणा और वेस्ट यूपी। तो जैसे पहले ये सब साइट्स इस एरिया भी में थी, इंडस के एरिया में, जो आज पाकिस्तान और राजस्थान गुजरात में है, धीरे धीरे अब नई साइट्स होती हैं वेस्ट में, यूपी की तरफ बढ़ने लगी। आफ्टर 1900 BC, transformation of material culture. Sites were continued to be occupied, but there was a disappearance of distinct artifacts like weights, seals and other artifacts. तो जो मैच्योर हड़प्पा के यूनिक आर्टिफैक्ट्स थे वो अब यहाँ से नहीं मिले। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन डिसअपियर्ड। हाउस कंस्ट्रक्शन डिटीरियोरेटेड। तो पहले ऐसे बड़े बड़े घर बनते थे, तो अब ये लोग झोंपड़ी में रहने लगे। नो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर, सिर्फ छोटे छोटे घर मिले। सो देर वॉज अ रूरल वे ऑफ लाइफ। पहले अर्बन था, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बड़े बड़े शहर। पर अब लेट हड़प्पन कल्चर्स जो थे, या उन्हें सक्सेसर कल्चर्स भी कहा जाता है, वो रूरल थे। इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स या शिफ्ट या ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, लैंडस्केप ओवर यूज, ये सब कुछ नेचुरल कारण हो सकते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक जो यूनिफाइड स्टेट था वही एंड हो गया हो, क्योंकि ये नेचुरल जो है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब, ये कुछ एक दो जगह के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि इतना बड़ा एरिया एकदम से एक बार आई और सब कुछ तबाह हो गया। तो एक स्टेट रहा होगा जिसकी वजह से उसके गायब होने के बाद, या एक स्टेट के ख़त्म होने के बाद, जो यूनिफॉर्म फीचर्स थे, वेट, स्क्रिप्ट, ये सब होना बंद हो गए। बड़े बड़े सिटीज़ नहीं थे, आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले, स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं था, और एक लोकल कल्चर डेवलप हुआ। अब एक और इसकी थियरी है, जो आर्यन इन्वेजन की थियरी मानते हैं। तो डेड मैन लेन एक छोटी सी गली है, वहाँ पे स्कल्स और बोन्स मिले। एक बॉडी मिली डायगनली पड़ी हुई, फ्रैगमेंट्स ऑफ टाइम इसकर उसके साथ, जैसे कि वहाँ पे किसी को बहुत बुरी तरह मारा गया हो। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक मोहिंजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1931 में इस डेडमैन लेन के बारे में लिखा। वहाँ 16 स्केलेटन्स मिले बाद में 1925 में, ऑर्नामेंट्स के साथ, उसी जगह पे डेडमैन लेन में। आर एम व्हीलर भी बाद में एक आर्कियोलॉजिस्ट है, 1947 में उन्होंने बुक लिखी थी एंशिएंट इंडिया, उसमें हड़प्पा 1946, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऋग्वेद में मेंशन किया है इंद्र को पुरंदर कह के। पुर मतलब फोर्ट, किला, तो पुरंदर मतलब फोर्ट डिस्ट्रॉयर। तो इंद्र ने ऐसा कौन सा फोर्ट डिस्ट्रॉय करा जिसकी वजह से उनका नाम पुरंदर पड़ गया? ऐसा भी हो सकता है कि ये कहानी मिथिकल हो, पर क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पा में भी वॉल्स थी, तो वहाँ का एक नॉन आर्यन फोर्ट था, और उन पूरी सिविलाइजेशन खत्म होने का एक कॉज हो सकता है अल्टीमेट एक्सटिंक्शन या लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन।
तो मैन वुमेन चिल्ड्रन पर मैसेकर, क्योंकि 16 स्केलेटन्स मिले हैं तो उन्हें मैसेकर किया गया, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारा गया है। तो हो सकता है कि ये आर्यन इन्वेजन के बाद ख़त्म हुई हो। पर जॉर्ज डेल्स भी एक हिस्टोरियन है। उन्होंने अपनी बुक 1964 की एक्सपेक्टेशंस में लिखा है मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो कि ये सब थियरी सब बकवास है। इतने कुछ स्केलेटन से हम ये नहीं कह सकते कि इतना बड़ा इन्वेजन हुआ, और ओवरऑल वहाँ पे कोई लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन के एविडेंस नहीं मिले हैं। ये जो ऊपर स्केलेटन्स थे ये हो सकता है इररेलेवेंट बेरियल्स हों, बर्निंग साइंस भी नहीं मिले हैं, कोई वॉरियर्स आर्मर या वेपन्स के एविडेंस भी नहीं है, और जो साइटेडल था उस पर कोई फाइनल डिफेंस के एविडेंस भी नहीं है। मतलब कि इन्वेजन के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसमें है कि री एग्जामिनेशन से हम कैसे चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट शुरू होता है चैप्टर का, डिस्कवरिंग एविडेंस से हिस्ट्री पीस की जाती है। इतने हज़ारों साल बाद लोग इस सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ भूल गए, बीच बीच में ज़मीन से खजाना निकलता गया तो लोग कंफ्यूज थे। अलेक्जेंडर कनिंगम ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल 1875 में बने। आर्कियोलॉजी तब यूज़ करती थी टेक्स्ट को गाइड की तरह, जो चीज़ पाली चाइनीज संस्कृत इन सब में लिखी होगी उसके बेसिस पे हम आर्कियोलॉजी करेंगे। इसलिए कनिंगम का मेन इंटरेस्ट था अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी C, जिसे गंगा वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स यूज़ करते थे, इंस्क्रिप्शंस भी, और आर्टिफैक्ट्स की कल्चरल वैल्यू। कल्चर हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, एरिया लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई करना उन्हें भी एक हड़प्पा का सील भेजा गया देखने के लिए क्या चीज़ है, पर क्योंकि उनके इस टाइम पीरियड में फिट नहीं हुआ उन्होंने उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि पहले सिटीज़ गंगा वैली सिविलाइजेशन में ही बने थे। फिर दयाराम सैनी ने भी हड़प्पा में सील्स ढूंढे जो कि ओल्डर लेयर्स में थे, मतलब ये 6th सेंचुरी से पुरानी लेयर्स में थे। इसके बाद इनकी सिग्निफिकेंस रियलाइज हुई जब इन्हें पता चला कि ये सील्स कितने पुराने हैं। राखल दास बनर्जी मोहनजोदाड़ो में सील्स डिस्कवर किए। इन्होंने इसके बाद पता चला कि ये पूरा एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर है, कि मोहनजोदाड़ो के जो सील्स हैं और हड़प्पा के सील्स हैं वो दोनों सेम ही सिविलाइजेशन के हैं। फिर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने ASI के 1924 में उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी अनाउंस कर दी कि मेसोपोटामिया की कंटेम्प्रेरी एक और सिविलाइजेशन इंडिया में भी थी। ये फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। ग्रीस और क्रेटे जो भी है उसमें भी उन्होंने काम करा था। इनकी टेक्निक थी हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में खुदाई करना। इग्नोरिंग स्टैटियोग्राफी या लेयर्स, इसकी वजह से लेयर्स में तो जब हमें टाइम पीरियड मिल जाता है कौन सी चीज़ कितनी नीचे है, पर क्योंकि इन्होंने इतनी ऐसे एक्सकेवेशन कराया है तो टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए लॉस्ट हो गई। SN रॉय ने बुक लिखी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसमें उन्होंने लिखा है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंड हर। आर्यम व्हीलर 1944 में बने DG ASI के। उनकी बुक थी माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान, माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976, जिसमें बताया कि इन्हें हड़प्पा ले जाया गया और हड़प्पा में बहुत ऊंचा एक माउंट था। इंडिया में स्ट्रेटिग्राफी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी क्योंकि ये एक्स ब्रिगेडियर थे, इनके काम में मिलिट्री प्रिसीजन था। स्ट्रेटिग्राफी होती है स्टडी ऑफ लेयर्स, प्रोडक्शन यूज डिस्कार्डिंग मटेरियल एंड स्ट्रक्चर से ऑक्यूपेशनल डेब्रिस या एक माउंट तैयार हो जाता है
कि हज़ारों साल तक वहाँ सामान डालते रहो, घर बना, टूटा, नया घर बना, कचरा डाला, तो लंबा सा अमाउंट तैयार हो गया। क्योंकि जब लोग वहाँ रहते हैं, लैंडस्केप बार बार रीयूज होता रहता है। ब्रीफ या परमानेंट अबैंडनमेंट के साइंस हमें विंड या वाटर इरोजन से देखने को मिलते हैं। ट्रेसेस ऑफ एंशियन मटेरियल इन लेयर्स डिफर, कलर, टेक्सचर, आर्टिफैक्ट्स, कि पुरानी जो चीज़ हैं वो किसी और कलर की थी, उसके बाद में हल्का सा टेक्सचर चेंज हुआ, उसके बाद नई चीज़ थोड़ी और अच्छी कंडीशन में होंगी, इस तरह से डेटिंग की जाती है। और बीच में कहीं पे कोई नहीं रहा तो वहाँ पे इरोजन के साइंस भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा सकते हैं कि कब लोग रहे, कब ये यहाँ नहीं रहे, फिर कौन रहा, क्या यूज़ करा उन्होंने, क्या आर्टिफैक्ट्स किस टाइम के थे। अबैंडनमेंट या डिजर्शन से स्टेराइल लेयर्स बनती हैं, मतलब ये एविडेंस की ट्रेसेस एब्सेंट होते हैं। लोएस्ट लेयर सबसे ओल्डेस्ट होती है जनरली, हाईएस्ट सबसे रिसेंट। लेयर्स के आर्टिफैक्ट्स स्पेसिफिक कल्चरल पीरियड्स पे डेट किए जाते हैं, जिससे साइट का कल्चरल सीक्वेंस पता लगाते हैं, जैसे अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेट हड़प्पन, गंगा वैली। लेयर्स आर नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। आज के दिन हड़प्पा की मेजर साइट्स पाकिस्तान में चली गई हैं। इंडिया में कच्छ, पंजाब और हरियाणा में है। पार्टीशन के बाद इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी और धोलावीरा को भी डिस्कवर किया। इससे एक बहुत स्पेसिफिक लाइन से क्वेश्चन आया था बुक की, ओवर द डिकेड्स न्यू इश्यूज ऐसे करके। उसके आंसर में है कल्चरल सीक्वेंस, लॉजिक ऑफ लोकेशन, आर्टिफैक्ट्स के फंक्शन। मतलब एक तरह से जब अंग्रेज चले गए उसके बाद आर्कियोलॉजी में, इंडियन आर्कियोलॉजी में मेन कौन से क्वेश्चन आए? नहीं नहीं नहीं, CLA। ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट सिंस 1980s, specialists from subcontinent and abroad jointly work on in Harappa and Mohenjo-daro. Modern scientific technology for surface exploration, finding traces of clay, stone, metal, plant, animals. Problems. आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में इस टाइम की मेन क्या प्रॉब्लम आई है? पहला है वहाँ की स्क्रिप्ट, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अनडेसिफाइड है, तो हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल सकता उसके बारे में। फिर है मटेरियल एविडेंस, जैसे पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सब तो हमें मिल जाता है आसानी से। पर ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्लोथ, लेदर, वुड, रीड, ये सब डिकम्पोज हो जाता है। स्टोन, बंट के लिए टेराकोटा, ये सब तो बच जाते हैं बाद में भी। और जो आर्कियोलॉजिस्ट को ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो ओनली थ्रोन अवे या ब्रोकन वेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे तो वही चीज़ दबी होगी ना, जैसे कचरे की तरह फेंक दिया गया हो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं और चली गई होंगी जब लोग शिफ्ट हुए, या फिर होर्ड्स में खजाने की तरह हमें ज़मीन में दफनाई हुई मिली। ये सब एक्सीडेंटल फाइंड्स हैं और ज़्यादा हेल्प के नहीं आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। तो मेन 4 प्रॉब्लम हॉट्स, H से होर्ड, O से ऑर्गेनिक मटेरियल, T से थ्रोन अवे ऑब्जेक्ट्स और S से स्क्रिप्ट। जैसे इजिप्ट में हमें जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी उसका एक ग्रीक के साथ ट्रांसलेशन मिला था रोजेटा स्टोन में, पर इंडस वैली की स्क्रिप्ट भी उसी टाइप की है, पर हमें अब तक इसका कोई इंस्क्रिप्शन ट्रांसलेशन के साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से हम इसे अब तक डिसिफर नहीं कर पाए हैं। प्रॉब्लम में फिर एक और तरह की प्रॉब्लम है क्लासिफाइंग फाइंड्स। पहला क्लासिफिकेशन होता है टर्म्स ऑफ मटेरियल, किस चीज़ का बना है आर्टिफैक्ट, स्टोन, क्ले, मेटल एट्सेट्रा। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, उसका यूज़ क्या था, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है पता लगाना। ये वो टूल था, ऑर्नामेंट था, या रिलीजियस रिचुअल में यूज़ होता था। इसके कुछ तरीके हैं। पहला है रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस विथ प्रेजेंट डे थिंग्स, एनालॉजीज, बीट्स, क्वन, स्टोन, ब्लेड, स्पॉट्स।
उसकी शेप देख के, जैसे हमें इस शेप का आर्टिफैक्ट मिला तो आज हम इसे मटका कहते हैं, तो पहले भी वो मटके की तरह यूज होता होगा। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, किस एरिया में सामान मिला, ड्रेन में, हाउस में, ग्रेव में, या किसी और जगह पे। तीसरा तीसरा वो तीसरा तरीका है इनडायरेक्ट एविडेंस, जैसे कि कॉटन के ट्रेसेस तो मिले हैं, पर एक और एविडेंस कॉटन का है, स्कल्पचर्स या सील्स में कॉटन का डिपिक्शन, कि लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं। फिर चौथा है फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, सील मिला कहाँ पे, उसका कल्चरल सीक्वेंस कहाँ था। और एक और इंडस वैली के लिए में यूज़ होता है मेसोपोटामिया से कंपैरिजन, क्योंकि कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, तो प्रीस्ट किंग, सील्स और ट्रेड, ये सब और सब मेसोपोटामिया से सिमिलर था इनका। दूसरी टाइप की और बड़ी प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन में मेन प्रॉब्लम आती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इंटरप्रेट करने में। जैसे वहाँ पे बहुत सारे स्टैचू, स्कल्पचर्स, सील्स मिले हैं, अनयूजुअल एंड फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स, विमेन फिगरीन, ज्यूल्ड और हाईली ब्यूटीफुली ड्रेस्ड वुमेन के फिगरीन, स्कल्पचर्स मिले हैं। तो ये क्या काम था इनका, पूजा के लिए यूज होते थे या डेकोरेशन के लिए, कुछ नहीं कह सकते हम। मदर गॉडेस का एक स्कल्पचर मिला है। फिर प्रीस्ट किंग के स्टैचूज मिले हैं, रेयर स्टोन मैन स्टैचूज, वन हैंड ऑन मी, ये मेसोपोटामिया टाइप के। ग्रेट बाथ का पर्पस क्या था, वहाँ पे फायर अल्टार्स मतलब हवन कुंड जैसी चीज़ें नहीं मिली हैं, तो उनका यूज़ क्या था, रिलीजन के लिए यूज़ होते थे या किसी और चीज़ के लिए। वहाँ की सील्स में भी रिचुअल सीन्स दिखाए गए हैं, जैसे प्लांट वर्शिप और यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक मिथिकल क्रिएचर है वहाँ का। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजन के लिए सील है प्रोटोशिवा सील या पशुपतिनाथ। फिर कोनिकल लिंग शेप के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो ये नॉर्मल किसी और चीज़ के लिए यूज़ होते थे, जैसे कि गेम में डाइस की तरह, गोटियों की तरह, या फिर ये शिवलिंग जैसे लिंग हैं पूजा के लिए। रिलीजन को इंटरप्रेट करने का एक तरीका है उसे लेटर ट्रेडिशन से कंपेयर करना, पैरेलल्स ड्रॉ करना। क्योंकि टूल्स तो हम देख के ही आराम से कर सकते हैं, जैसे मटके वाला था कि ये तो मटका ही होगा, पर रिलीजन क्योंकि चेंज होता रहता है तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। वी मूव फ्रॉम नोन टू अननोन। जैसे नोन हो गया हमारा आज का रिलीजन, उससे थोड़ा पहले गए हम पुराने रिलीजन में, उससे पहले ऋग्वेद में, फिर उससे भी पहले इंडस वैली का रिलीजन। तो जैसे हम आज हमारा पुराने रिलीजन है, जिसका मेन डेवलपमेंट का टाइम था 1 मिलेनियम CE तक का, 1000 CE के अराउंड। तो पुराणों में जो शिव जी का डिस्क्रिप्शन है वो ऋग्वेद में, जिन्हें रुद्रदेव कहा जाता है, उनसे अलग है। ऋग्वेद 1500 से 1000 BC को रेट किया जाता है। उसमें जो रुद्र हैं वो योगी या फिर पशुपति नहीं है, जैसे कि आज के शिव हैं। इसका मतलब प्रोटो शिवा आज के शिव तो जैसे हैं, पर बीच में जो ऋग्वेद था उससे डिफरेंट है। तो हो सकता है कि ये कोई और शैमन या फिर तांत्रिक टाइप का डिपिक्शन हो। शैमन होता है तांत्रिक, जिसके पास हीलिंग या मैजिकल पावर्स होती हैं, और वो दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है आत्माओं से। तो पूरी प्रॉब्लम्स का रिवीजन करें तो हॉट्स होर्ड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, थ्रोन अवे ऑब्जेक्ट्स, स्क्रिप्ट। क्लासिफाइंग फाइंड्स में दो तरह के, मटेरियल और फंक्शन में 4 प्रोसेस, FICR फिक्र। F से फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, I से इनडायरेक्ट एविडेंस, C से कंटेक्स्ट, R से रिजेम्बलेंस। इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम्स में MP GUF NSL, तो MP मध्य प्रदेश में कोई गुफा है, NSL का कुछ भी कर लो, श्रीलंका, ठीक है। M से मदर गॉडेस, P से प्रीस्ट किंग, G से ग्रेट बाथ, U से यूनिकॉर्न,
F से फायर अल्टार्स, N से नेचर वर्शिप, S से प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा में ऋग्वेद से कंपेयर करना है, फिर पुराने रिलीजन से कंपेयर करना है। L से लिंगास। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब एक टाइमलाइन बना के देखते हैं, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। पहले हम देखते हैं आर्कियोलॉजी की टाइमलाइन। 1871 में ये सब स्टार्ट हुआ, कनिंगम को सील मिला हड़प्पा का। 1921 में MS वत्स ने हड़प्पा में एक्सकेवेशंस करी। 1925 में मोहनजोदाड़ो में भी एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई। इस टाइम पे कौन आए थे? जॉन मार्शल। 1946 में आर.एम. व्हीलर हड़प्पा में। फिर 1955 में एस.आर. राव लोथल। 1960 बी.बी. लाल और B.K. थापर कालीबंगन। 1974 M.R. मुगल बहावलपुर। तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी नई साइट्स डिस्कवर कर रहे हैं। 1980 में मोहनजोदाड़ो में जर्मन्स और इटालियंस की टीम आई। 1986 में हड़प्पा में अमेरिकन्स की टीम आई। और 1990 में ये सबसे नई साइट है, R.S. बिस्ट ने धोलावीरा को डिस्कवर किया। 21 आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी साइट पे काम करा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQs के लिए। कनिंगम को हड़प्पा का सील मिला, MS वत्स हड़प्पा, MS वत्स हड़प्पा, आर.एम. व्हीलर हड़प्पा, S.R. राव लोथल, B.B. लाल B.K. थापर कालीबंगन, M.R. मुगल बहावलपुर, जर्मन इटालियंस मोहनजोदाड़ो, अमेरिकन हड़प्पा, धोलावीरा R.S. बिस्ट। इसके साथ एक और टाइमलाइन है पूरी लंबी चौड़ी हिस्ट्री की। 2 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट लोअर पैलियोलिथिक एज थी, स्टोन टूल्स वाली। 80,000 ईयर्स पहले मिडल पैलियोलिथिक, 35,000 अपर पैलियोलिथिक, फिर 12,000 में आया मीजोलिथिक। याद है ना, पैलियोलिथिक मतलब बहुत बड़े बड़े रफ पत्थर यूज करते थे। मीजोलिथिक में थोड़े और छोटे पत्थर इंसानों ने बना लिए। फिर 10,000 में नियोलिथिक। अब तो ये लोग बिल्कुल शार्प पत्थर के टूल्स यूज करने लगे शिकार वगैरह करने के लिए। 6,000 ईयर्स पहले आई चाल्कोलिथिक एज, जिसमें इंसानों ने कॉपर यूज करना सीख लिया। तो कॉपर यहाँ की हड़प्पा में बहुत यूज होता था, तो इससे पहले इतने साल पहले कॉपर यूज हो रहा था। फिर 2600 BCE से स्टार्ट हुआ हमारा हड़प्पन कल्चर। 1000 BCE में आयरन का यूज शुरू हुआ। आयरन और साउथ इंडिया में देखे हमने मेगालिथिक बैरियर्स। तो हड़प्पा में आयरन यूज नहीं होता था क्योंकि तब तक इंसानों को आयरन को एक्सट्रैक्ट करना आता ही नहीं था। फिर इसके बाद 600 BC से 400 CE तक चला अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, है ना। उपनिषद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैष्णविज्म, इस सब का ये पूरा चैप्टर हो गया। एक बार शुरू से सब देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 से 1900 BCE, मैच्योर हड़प्पन कल्चर, डाइट में प्लांट और एनिमल्स, एग्रीकल्चर टेक में बुल्स यूज होते थे, प्लो यूज होता था, कैनल्स, वेल्स।
मोहनजोदड़ो प्लान सिटी कैसे था, साइटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का, घरों का आर्किटेक्चर, ग्रेट बाथ। फिर सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चले, बैरियर्स, लग्जरीज, यूटिलिटेरियन और गोल्ड होर्ड्स। क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट्स, चानूदारो बीट के लिए, नागेश्वर बालाकोट शेल के लिए। आइडेंटिफिकेशन, RTUW रॉ मटेरियल टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, लोकल क्ले, आउटसाइड से स्टोन, टिम्बर, मेटल। सेटलमेंट्स, नागेश्वर बालाकोट शेल के लिए, शुरतुवई, लेपिस lazuli, लोथल, कार्नेलियन, स्टीएटाइट, मेटल। एक्सपेडिशन, साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए, खेतरी राजस्थान, गणेश्वर जोधपुर कल्चर, कॉपर। डिस्टेंट लैंड्स, ओमान से कॉपर, हरप्पन जार। मेसोपोटामिया में मगन ओमान है, मेलुहा हरप्पा है, दिनमन बहरेन है। सील्स, सील लग गई, LGII लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बैग्स ऑफ गुड्स इंटैक्ट, आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। स्क्रिप्ट, SMS ARSL। सील्स, मोटिव्स, शॉर्ट इंस्क्रिप्शन नॉट अल्फाबेटिकल, राइट टू लेफ्ट, टू मैनी साइंस, लिटरेसी वाइड स्प्रेड। वेट्स, BDCCSM, binary, decimal, chart, cubical, no markings, small, metal scale pens. Ancient authority, UBSL, uniformity, BRICS, strategic settlements, labor mobilized organization. Palaces and kings, power center, Mohenjo-daro large building palace, priest king like Mesopotamia. अब नो रूलर सब इक्वल थे या फिर सेवरल रूलर्स थे या फिर सिंगल स्टेट था। एंड सिविलाइजेशन का कैसे हुआ, 1800 BC में साइट्स अबैंडन्ड, न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ऑक्यूपेशन कंटिन्यूड बट डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट आर्टिफैक्ट्स। रूरल वे ऑफ लाइफ इन लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स। स्टेट एंड या फिर क्लाइमेट चेंज। इन्वेजन थियरी। डिस्कवरी, इसमें मेन 3 हमारे DG रहे, कनिंगम, मार्शल और व्हीलर। कनिंगम फर्स्ट DG 1875, इनका इंटरेस्ट था अर्ली हिस्टोरिक गंगा वैली हिस्ट्री में। दयाराम सैनी हड़प्पा में सील्स, RD बनर्जी मोहनजोदारो के सील्स। जॉन मार्शल 1924 में अनाउंस्ड डिस्कवरी ऑफ IVC, फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट, हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में काम करते थे। RM व्हीलर 1944 में DG बने, स्ट्रेटिग्राफी इंट्रोड्यूस करी, स्टडी ऑफ लेयर्स। एक्स ब्रिगेडियर थे, मिलिट्री प्रेसिडेंट था। फिर ओवर द डेकेड्स वाला क्वेश्चन में कल्चरल सीक्वेंस, लॉजिक ऑफ लोकेशन, आर्टिफैक्ट्स के फंक्शन आइडेंटिफाई करना, ये कुछ नए इश्यूज हैं आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। प्रॉब्लम्स में होर्ड्स, थ्रोन अवे ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, स्क्रिप्ट। क्लासिफाइंग फाइंड्स, टर्म्स ऑफ मटेरियल और टर्म्स ऑफ फंक्शन में फिक्र, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, कंटेक्स्ट, रिजेम्बलेंस। इंटरप्रिटेशन, MP गुफा नस्ल, तो मदर गॉडेस, प्रीस्ट किंग, ग्रेट बाथ, यूनिकॉर्न, फायर अल्टर्स, नेचर वर्शिप, प्रोटोशिवा, लिंगास। ओह